चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। मैं अपनी वर्क लाइफ में बहुत अच्छा काम करता गया और मैं कई चैलेंजिंग असाइनमेंट्स का पार्ट रहा। मेरे हिसाब से DFL और DAL के मर्जर की डील मेरे लिए अभी तक की सबसे डिमांडिंग डील थी। DLF IPO से पहले जो 2007 में हुआ था, ग्रुप के लीज्ड एसेट्स और DLF एसेट्स लिमिटेड के स्टैंडर्ड चार्टर्ड को प्रमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था। इसलिए IPO से पहले काफी सारा रेवेन्यू बन चुका था। और तो और यही रीजन था कि DLF IPO इतना सक्सेसफुल हुआ था। 2009 में हालांकि रियल एस्टेट का मार्केट मंदी में चल रहा था, लेकिन DLF के स्टॉक्स 400 रुपए की कीमत पर लिस्ट हुए थे और वो 1200 रुपए तक ऊपर चले गए और फिर सीधा नीचे गिरे और उनकी कीमत सिर्फ 100 रुपए हो गई। इस चीज का एक रीजन ये था कि एनालिस्ट कम्युनिटी को यह लगता था कि प्रमोटर्स को लीज्ड एसेट्स नहीं खरीदने चाहिए और लीज्ड एसेट्स ग्रुप में ही रहने चाहिए, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा कैश फ्लो होता है और उस कैश फ्लो को डेवलपमेंट के काम में यूज करना चाहिए। 2009 में यह प्रपोज किया गया कि DLF एसेट्स को DLF लिमिटेड से मर्ज कर दिया जाए। यह एक कैशलेस ट्रांजैक्शन था। इससे DLF के शेयर होल्डर्स को मर्ज एंटिटी का कुछ एक्सेस मिलेगा और प्रमोटर्स उनकी लिस्ट हुई DLF लिमिटेड में होल्डिंग बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था, तो इसके लिए 3 बैंक्स को अपॉइंट किया गया था और जिसमें से एक कोटक था। और क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छे से समझ चुका था और अब मैं दिल्ली में था, इसलिए मुझे वो मैंडेट दिया गया। उस ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ बड़ी चीजें सीखने को मिली उन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के साथ डील करके। उनमें से एक उनके CFO रमेश सांका थे और मुझे उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो डील को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहते थे जिससे प्रमोटर्स का फायदा हो। और एक पॉइंट पर तो हमारी DLF की टीम से बहस भी हो गई थी। वो बात इस हद तक पहुंच गई कि संका ने मेरे सुपर बॉस फाल्गुनी नैयर को कॉल लगा दिया और कहा कि अगर आपका आदमी ऐसे ही करता रहा तो वो कोटक को इस डील से बाहर निकाल देंगे। हालांकि मैं तो प्राउड था, क्योंकि मेरी बात में दम था जिसे मैं इन्वेस्टर्स के हित के लिए काम में ले रहा था। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये सबसे मुश्किल डील थी एग्जीक्यूट करने के लिए। DLF एसेट्स में DE शॉ और स्टैंडचार्ट की इन्वेस्टमेंट्स थी जो उनके पैसे का रिटर्न लेकर एग्जिट करना चाहते थे और बदले में एसेट्स को लिस्टेड कंपनी में एक टैक्स एफिशिएंट मैनर से लाया जाना था। मुझे अभी भी फाइनल बोर्ड मीटिंग याद है जहां यह मर्जर अच्छे से डिस्कस हुआ था। चेयरमैन राजीव सिंह प्रपोज किए गए मर्जर रेशियो से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे इतना नाखुश था कि उसने अपनी आवाज बोर्ड मीटिंग में उठाई। एक बार जब रेशियो तय कर लिया गया तो फिर स्टॉक मार्केट में डील अनाउंस करने के लिए राइट अप मेरे ही कंप्यूटर में तैयार किया गया था। उस समय राजीव सिंह और अमरचंद एंड मंगलदास लॉ फर्म के सिरिल श्रॉफ वहां मौजूद थे। क्योंकि मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स डील को भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया था, तो मेरे बॉसेस को मेरी एबिलिटीज पर बहुत कॉन्फिडेंस था। और इस डील के बाद मैंने DLF फैमिली के लिए भी एक डील की। उसका लेना देना पिया सिंह से था, जिन्होंने अपने 900 करोड़ के शेयर्स अपने भाई राजीव सिंह को बेचे। 240 रुपए पर शेयर की प्राइस पर डील डन की गई और हमें उसे स्टॉक एक्सचेंज पर एक ब्लॉक डील की तरह एग्जीक्यूट करना था। मुझे याद है कि मैं शाम को एक दिन पिया सिंह के ऑफिस में उन्हें उनके बेचे गए शेयर्स की पूरी वैल्यू बताने गया था। अच्छा काम करके मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था और मुझे पता था कि वो मैं ही होऊंगा जिसे वो अपना फाइनल साइन ऑफ देगी। मेरा रियल एस्टेट का काम भी चलता रहा जब मैंने बेंगलुरु की प्रेस्टीज एस्टेट के IPO पर काम किया। ये मेरी चौथी बड़ी रियल एस्टेट डील थी। उसे जेंटलमैन इरफान रज़ाक ने शुरू किया था और उन्होंने इस काम के लिए मेरिल लिंच और कोटक को चुना। मुझे याद है कि मैं रोड शोज देखने इरफान और उनके CEO के साथ हांगकांग जाया करता था। मैंने उनका इतना भरोसा जीत लिया था कि जब नरीमन पॉइंट पर होटल ओबरॉय में इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई, जहां पर 20 से ज्यादा बैंकर्स थे और एक IPO की टीम थी, तब मिस्टर इरफान ने यह क्लियर कर दिया कि सब अपने सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन फाइनल चीज वही की जाएगी जो लिस्ट अशनीर के ईमेल ID से आएगी। एक चीज जो मेरे फेवर में काम कर रही थी, न केवल प्रेस्टीज ग्रुप के केस में लेकिन मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ, वो ये थी कि मैं बिजनेस को जज नहीं करता था और उसी के साथ मेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती थी, जिससे मैं उन्हें इश्यूज के कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस ऑफर करता था। मुझे इससे मदद मिली और मैंने काफी सारी इंडस्ट्रीज में काम किया। उस वजह से मैं पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से समझ चुका था और खास करके जो डील्स मैं हैंडल कर रहा था वो कोई आम डील्स नहीं थी जहां एक MNC दूसरे को बेचना चाहती है और सारी चीजें पहले से ही सही हैं।
आईपीओ एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे एक कंपनी के सीएफओ की तरह काम करना पड़ता है और क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और ऐसा ही एक केस था पीसी ज्वेलर्स के आईपीओ का। उसे पूरा एंड टू एंड मैंने ही मैनेज किया था। पिच डेक बनाने से लेकर तनिष्क जैसी ब्रांड के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बनना और फाइनली फिर अपनी कहानी को इन्वेस्टर्स को बेचना। मैं पीसीजे के फाउंडर बलराम गर्ग के साथ कई बार न्यूयॉर्क, बॉस्टन और सैन फ्रांसिस्को गया और वहां के इन्वेस्टर्स को पिच किया। और बाद में जब मैंने भारत पे को लॉन्च किया तब लोगों ने मेरी फंड रेजिंग एबिलिटीज की बहुत तारीफ की। ये एक ऐसी स्किल थी जो काफी सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद बिल्ड हुई थी। कोटक में काम करके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि मैं बड़े सक्सेसफुल फाउंडर्स के साथ फेस टू फेस डील कर रहा था। मैंने ये रियलाइज किया कि किसी का बिजनेस परफेक्ट नहीं है और हर एक फाउंडर की अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। मैं जब इन फाउंडर्स को देखता तो मुझे कुछ ऐसा हैरान नहीं करता, उल्टा मुझे ये रियलाइज होता कि उन्होंने कैसे सही समय पर सही स्टेप्स लिए वहां पहुंचने के लिए जहां वो आज हैं। मैंने काफी सारी डील्स पर काम किया और कई ग्लोबल कंपनीज के साथ भी, जैसे मेरिल लिंच, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली और भी कई। मेरा नजरिया यह था कि हम सब इंसिडेंटल हैं और असली गेम तो प्रमोटर्स खेलते हैं। इसलिए मैं पूरे समय यह समझने में लगा हुआ था कि प्रमोटर्स ने ऐसा क्या किया वहां पहुंचने के लिए जहां वो आज हैं। एक मिडिल क्लास सर्विस परिवार में मैं बड़ा हुआ था और मेरे अंदर भी वो बायस्ड व्यू था कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसा गलत काम से ही बनाता होगा। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि एक बिजनेसमैन सबसे ज्यादा सच्चा अपने बिजनेस के ही साथ होता है। घर पर मैं माधुरी की बिजनेस फैमिली को भी देखता था और तब मुझे रियलाइज होता था कि एक सर्विस क्लास फैमिली और एक बिजनेस क्लास फैमिली की सोच में कितना फर्क है। एक सर्विस फैमिली डिसिप्लिन्ड होती है और उनका एक रूटीन होता है, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। मैं अगर मेरे ही घर की बात करूं तो माधुरी की अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की एबिलिटी और उसकी लाइफ को लेकर एस्पिरेशंस उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे भी जल्द समझ आने लग गया कि कोई भी सैलरी कमाकर तो अमीर नहीं बनना है। पीछे मुड़कर अगर मैं देखूं तो ये वही वक्त था जब एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा मुझे काटना शुरू हो गया था। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि आज नहीं तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बुलाएगी। एक ब्लैक और 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन। हमारे आईआईएम बैचमेट्स के अंदर का ही एक जोक था कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय से ग्रेचुटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो या तो आप कहीं और जॉब करने के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है या फिर आप मेंटली रिटायर्ड हैं। और मैं ऑलरेडी अपना ग्रेचुटी अमाउंट कोटक में 5 साल कंप्लीट करके रिसीव कर चुका था। एक 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन और एक ऑर्नामेंटल प्लैक ये बता रहा था कि मैंने इतने साल उस ऑर्गेनाइजेशन में बिता लिए हैं। हालांकि 2013 से ही मैं इस प्रोसेस से बोर होना शुरू हो गया था। मैं तो काफी सारी डील्स कर रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के शुरुआती दिनों का कटिंग एज एक्शन कम होता नजर आ रहा था। ना ही सिर्फ मार्केट में और भी प्लेयर्स बढ़ चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ फीस भी कम होती जा रही थी। ज्यादातर क्लाइंट्स एक M&A स्पेशलिस्ट को इन हाउस ही हायर कर रहे थे और उन्हें अब हाई सक्सेस फीस देने की कोई जरूरत नहीं थी। उदय को भी ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिजनेस के ऑपोजिशन में एक प्रैक्टिस बनकर रह गई है। कोटक में मेरे फ्यूचर के अलावा अगर हम मुंबई की बात करें तो उसका पहले जैसा चार्म अब नहीं रहा था। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मुंबई में अगर आप बोरीवली से जिंदगी शुरू करते हैं, बांद्रा में शिफ्ट होने के गोल को लेकर, और फिर वर्ली और फाइनली नरीमन पॉइंट, और फिर आप मर जाते हैं। आपकी जिंदगी के एस्पिरेशंस कम होकर सिर्फ यही रह जाते हैं कि आपका पहला घर बोरीवली में हो और आप साउथ मुंबई में रहकर मरें। मैं मेरे आईआईएम बैच में से इकलौता था जो 5 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और अब मुझे लगने लगा था कि मैं कंफर्ट जोन में सेटल हो चुका हूं और मुझे इससे बाहर निकलकर दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। यह वो टाइम था जब मेरी कलीग गेसु कौशल ने मुझे अपने हस्बैंड अजय से मिलवाया। अजय बिल डेस्क का फाउंडर है। बिल डेस्क उन रेयर फिनटेक कंपनीज में से है जो प्रॉफिटेबल हैं और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही हैं। उस कंपनी को पेयू $4.7 बिलियन में खरीदने आया था और यह इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक डील बनने वाली थी। एक चीज से दूसरी चीज होती गई। अजय ने मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के संजय ऋषि से मिलवाया जो एक हेड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को ढूंढ रहे थे।
जो उनके अंडर में काम कर सके। ये एक फैंसी यूएस नेम है, इन्वेस्टमेंट्स और एमएनए के लिए ही। उनके हिसाब से मेरा मल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं उनके लिए बिल्कुल सही फिट था। कोटक में 7 साल काम करने के बाद अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। मैं एक चीज को लेकर क्लियर था कि कोटक की जिंदगी के तरीके और उन काफी सारे वैल्यूएबल लेसन्स को नहीं भूलूंगा जिन्हें मैंने वहां पर सीखा था। मुझे क्या पता था कि मेरे करियर में बाद में कोटक वापस मेरे सामने आएगा और फिर बहुत कुछ हो जाएगा।